नमस्कार प्रणाम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से लाशों का अंबार लग गया है। अब तक 121 लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। सरकारी अस्पताल के अंदर बर्फ की सिलिया पे सैकड़ों शव पड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम के बाद इन शवों को परिजनों को सौंपा जा रहा है। उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। हादसे के बाद सुख के सपने दिखाने वाला बाबा अब फरार है। 24 घंटे बाद भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। अब सवाल उठ रहा है कि इस हादसे का गुनहगार कौन है। सत्संग के आयोजक से लेकर प्रशासन तक कटघरे में खड़ा है। 24 घंटे बाद भी घटना के गुनहगार फरार है। खुद बाबा नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा लापता है। उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। मुख्य सेवादार और आयोजन समिति का प्रभारी देव प्रकाश मधुकर भी अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। पुलिस एफआईआर में देव प्रकाश को मुख्य आरोपी बनाया है। आइए इस पूरी घटना को डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। हादसे में सत्संगकर्ता भोले बाबा से जुड़ी कुछ अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। हादसे के बाद बाबा ने आखिरी बार 3 लोगों से मोबाइल पे बात की थी, जिसके बाद से ही मोबाइल फ़ोन ऑफ है। हाथरस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई है। जिस सत्संग में यह हादसा हुआ उस सत्संग को करने वाले नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें पता चला है कि हादसे के बाद भोले बाबा ने किसी से मोबाइल पे बात की है, जिसको लेकर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। बाबा घटनास्थल से मंगलवार दोपहर करीब 1:40 पर निकल गया था, जिसके बाद बाबा के सत्संग आयोजक और अन्य लोगों से लगातार बातचीत होती रही। बाबा का अंतिम लोकेशन दोपहर 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी स्थित उसके आश्रम में मिला है। इस दौरान बाबा ने 3 नंबरों पे बात किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बाबा का मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया है, जिसमें पता चला है कि बाबा को दोपहर 2:48 पे सत्संग आयोजक देव प्रकाश मधुकर का कॉल आया था। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच भगदड़ के बाद हुई घटना को लेकर बातचीत हुई। दोनों के बीच बातचीत करीब 2 मिनट 17 सेकंड तक हुई थी। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में बाबा के अंतिम लोकेशन मैनपुरी स्थित आश्रम की है, जहां बाबा ने 3 लोगों से बात किया है, जिसमें पहला नंबर महेश चंद्र का था, जिससे बाबा की करीब 3 मिनट बात हुई थी। इसके बाद दूसरा नंबर संजू यादव का है। बाबा ने संजू यादव से मात्र 40 सेकेंड ही बात किया है, जबकि इसके बाद सत्संग आयोजक देव प्रकाश मधुकर की पत्नी रंजना से तीसरी कॉल पे बात किया है। इस दौरान बाबा ने 11 मिनट 33 सेकेंड तक बात किया है। घटना के बाद 4:35 पे बाबा का फ़ोन ऑफ हो गया था। इसके बाद से बाबा की तलाश में पुलिस करीब 8 जगहों पे दबिश दे चुकी है। बाबा को खोजने के लिए 40 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई है। बाबा को खोजने के लिए हरियाणा या फिर दिल्ली भागने की शंका को लेकर सभी टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से करीब 122 लोगों की मौत हुई है, उसका राजस्थान के दौसा में भी दरबार लगता था। खास बात यह है कि दौसा के जिस मकान में बाबा आता जाता था वह पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन पटवारी का मकान है। दौसा के इस मकान में बाबा 3-4 माह में आकर दरबार लगाता था। एसओजी की कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया था कि इसी दरबार की आड़ में हर्षवर्धन पेपर लीक का रैकेट चलाता था। यहाँ पेपर लीक से जुड़े कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। 7 नवंबर 2023 को नेशनल हाईवे 21 पे कंदौली में बाबा की मौजूदगी में विशाल आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में हजारों लोग जुटे हुए थे, जिनमें से अधिकतर प्रदेश के बाहर से आए थे। बाबा जिस मकान को किराए पर लेकर दरबार चलाता था उस पर अब एक बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा है कि डॉक्टरों के परामर्श से ग्रामीण परिवेश की आबो हवा लेने व स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वयं के निज प्रवास पे है। वर्तमान में यहाँ कोई भी समागम नहीं चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बाबा 3-4 महीने में यहाँ आकर दरबार लगाता था। दरबार के समय सुरक्षा गार्ड व अनुयायी पहरा देते थे। कॉलोनी में भी लोगों को आधार कार्ड देखकर जाने देते थे। करीब 5 साल इस मकान में डेरा बनाए रखा था। बाबा से मिलने बसों और लग्जरी कारों से बाहर से लोग आते थे। हाथरस के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया है कि सत्संग स्थल पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भीषण गर्मी व उमस के कारण जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो एक साथ सारी भीड़ उठ खड़ी हुई
और 2 दर्जन से अधिक महिलाएं चक्कर खाकर गिर गई। इससे कार्यक्रम स्थल पे अफवाह फैल गई कि कोई आपदा के कारण लोग मर रहे हैं। इससे भगदड़ मच गई। सत्संग में शामिल होने गए कुम्हा निवासी विजेंद्र ने बताया है कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से एक कमेटी है, उसकी ओर से सत्संग की सूचना मिली थी। भरतपुर से शामिल होने वाले लोग सुबह करीब 6 बजे हाथरस के लिए रवाना हुए थे। विजेंद्र ने बताया कि हमारी बस हाथरस से निकल भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही हादसे का पता लगा। हमने हाथरस की कमेटी से संपर्क किया। इसके बाद हम भरतपुर के लोगों की तलाश में हाथरस पहुंचे, जहां हमें पता लगा कि मलाह निवासी महिला रानी और उसकी बेटी ज्योति घायल हुए हैं और एटा अस्पताल में भर्ती है। हम सभी लोग एटा पहुंचे तो वहां पता लगा कि रानी बेहोश हो गई थी। एटा अस्पताल में करीब 2700 रखे थे। वहां की पुलिस ने हमें सभी 100 दिखाया, लेकिन हमें उसमें से कोई भी भरतपुर का रहने वाला नहीं लगा। आंखों ने ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा होगा। चीख पुकार और रुदन ने सबके दिल दहला दिया है। लाश और घायलों को देखकर दिमाग शून्य सा हो गया है। बदहवास से लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। भगदड़ में महिला और बच्चों का एक के बाद एक गिरने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने थमने का नाम ही नहीं लिया। कुछ पल में ही भागते दौड़ते लोग लाशों में तब्दील हो गए, तो कुछ को इस मंजर ने जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। पिछले 24 घंटे से आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा है। हाथरस में हुई भयावह घटना के दूसरे दिन भोले बाबा ने हादसे पे प्रतिक्रिया दी है। भोले बाबा ने कहा कि भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजन के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रभु से परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं। वहीं भोले बाबा ने बीते दिन मंगलवार को हुई भगदड़ का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाया है। भोले बाबा ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि हाथरस के फुलरई गांव में 2 जुलाई को आयोजित सत्संग के समापन के बाद भगदड़ मचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह को अधिकृत किया गया है। हाथरस कांड ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। हर रोज इस घटना में अपने परिचितों को खोने वाले की मार्मिक कहानियां सामने आ रही है। अब ऐसी ही एक कहानी किशोरी लाल की है, जिनके पास परिवार कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वह खुद के नहीं मरने पे भी अफसोस जाहिर कर रहे हैं। 48 साल के किशोरी लाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के बिसौली गांव के रहने वाले हैं। इस घटना में उनकी 42 वर्षीय पत्नी और महज 4 वर्ष के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। शादी के 20 साल के इंतजार के बाद हमें एक बेटे के रूप में आशीर्वाद मिला था। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने दोनों के शव को सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में देखा था। किशोरी लाल बताते हैं कि पत्नी सत्संग के लिए गई थी और बच्चे को सांस लेकर गई थी। मैं खेती का सामान खरीदने के लिए कासगंज गया हुआ था। जब वापस आया तो मैंने पत्नी को फ़ोन लगाया। वहां से किसी अन्य व्यक्ति ने जवाब दिया और हुई भगदड़ के बारे में जानकारी दी। पता लगे ही अस्पताल की तरफ दौड़ा और वहां देखा कि हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। उनमें कुछ को देखने के बाद मुझे पत्नी और बेटा स्ट्रेचर पे नजर आए। मैं जिंदा क्यों हूँ, मुझे भी इसके साथ चले जाने चाहिए था। एक स्थानीय निवासी सूर्यदेव यादव ने अखबार को बताया है कि जान गंवाने वाले बच्चों में अधिकांश की उम्र 10 साल से कम थी। रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय एटा से गुजर रहे सोनू शर्मा बताते हैं कि मैं नेशनल हाईवे पे आयोजन स्थल के पास से गुजर रहा था और हालात देखकर हैरान रह गया। मैं लोग सड़क के किनारे मरे हुए पड़े थे। मुझे बिल्कुल नहीं रहा गया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, मैंने हाईवे पे डिवाइडर के पास एक छोटी सी बच्ची को भी देखा है। मैं तुरंत उसके पास गया। उसकी उम्र 8-9 साल होगी। मैंने उसे हाथों में उठाया। तब वह सांस लेने में परेशानी का सामना कर रही थी। मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कई और बच्चे और महिलाएं भी मारी गई थी। मैंने जो देखा वो अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा की तलाश में कई स्थान दबिश दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष जांच दल भी गठित कर दिया है। NDTV की रिपोर्ट में कहा गया कि हाथरस के सत्संग में प्रशासन ने 80,000 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी थी। आयोजकों ने मिली अनुमति से कहीं ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने दिया। इस वजह से जब भगदड़ मची तो प्रशासन भीड़ को काबू नहीं कर पाई।
मामले की जांच के दौरान जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मामले की जांच में जुटे अधिकारियों के अनुसार भीड़ उस वक्त अनियंत्रित हुई थी जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं में बाबा के चरण, रज व पैर छूने की होड़ लगी हुई थी। हर श्रद्धालु किसी तरह भी बाबा के पास पहुंचना चाह रहा था। इसी वजह से एकाएक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की वजह से ये हादसा हुआ जिसमें अभी तक 121 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एडीजी और कमिश्नर से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आपको बता दें कि इस हादसे की सूचना के तुरंत बाद ही मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार घायलों से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का भी दौरा किया था। इस हादसे को लेकर अभी तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक एसडीएम ने इस सत्संग का आयोजन कराने वाले आयोजकों को सशर्त इसकी अनुमति दी थी, लेकिन अभी तक की जांच में पता चला है कि आयोजकों ने प्रशासन के द्वारा रखी गई शर्तें को नहीं माना। आयोजकों पे सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए, जबकि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इतनी ही राशि केंद्र सरकार की ओर से भी दी जाएगी। इस हादसे की अभी तक जांच में पता चला है कि आयोजकों ने प्रशासन को बताया था कि इस सत्संग में 80,000 के करीब भीड़ जुट सकती है। प्रशासन ने इतने लोगों के हिसाब से ही आयोजन करने की अनुमति दी थी, लेकिन जांच में अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सत्संग के दौरान 80,000 से कहीं ज़्यादा लोग मौजूद थे। सत्संग के आयोजन के दौरान किसी तरह की अफरा तफरी ना मचे, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात की गई थी। जांच में पता चला है कि प्रशासन ने अनुमति देते समय कुछ शर्तें रखी थी जिसे बाद में नहीं माना गया और आयोजकों ने उसका उल्लंघन किया। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।